है एवरीवन। इस ड्रामा के एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि गू ओवर कॉन्फिडेंट था कि रोजी तो उसे छोड़ करके जा ही नहीं सकती है और वो उसके घर के बाहर उसे ताड़े जा रहा था। लेकिन अगले सुबह उसका दिमाग तब ठिकाने आ जाता है जब रोजी काम पर नहीं आती और ना ही उसका कॉल लग रहा था। उसका फ्रेंड अगर उसे पूछता भी है तो उसे पता चलता है कि रोजी तो उसके कांटेक्ट में ही नहीं है। अब वो उसे लेकर के परेशान हो जाता है। उसे लगने लगता है कि शायद रोजी घर पे होगी। वो घर भी जाता है देखने के लिए तो उसे पता चलता है कि रोजी तो ये शहर ही छोड़ कर के जा चुकी है। इतना ही नहीं, रोजी की फ्रेंड आ करके उसे बताती है कि आखिरकार वो उसे छोड़ करके क्यों गई। रोजी उसके बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट थी और उसने जो पार्टी में उसे धक्का दिया उसके बाद उसका बेबी अबॉर्ट हो गया और वो ये चीज नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। इसी वजह से वो उसे छोड़ करके चली गई है। वैसे भी वो अब जब विन के साथ है तो उसे रोजी के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए वो उसकी कंपनी के जॉब से रिजाइन करके जा चुकी है। इस बात को 3 साल बीत जाते हैं। गो रोजी को हर जगह ढूंढते रह जाता है। स्पेशल सेक्रेटरी को भी उसने अपॉइंट किया था सिर्फ और सिर्फ रोजी को ढूंढने के लिए। लेकिन रोजी को उसे कोई अता पता नहीं मिल रहा था। लेकिन हाँ, उसे इतना जरूर पता था कि उस स्पेशल विंजो नाम के डिजाइनर को जो ढूंढ रहा था फाइनली उसका हिंट मिला है और शायद वो चाइना वापस आने वाला है। इस चीज के लिए वो थोड़ा सा खुशी रहता है कि चलो एटलीस्ट ऑफिस में कुछ तो अच्छा होगा। इन 3 सालों में ना जाने कितनी बार यहाँ पर गो के डैड ने उस पर फोर्स किया, उसे प्रेशराइज किया कि वो विन से शादी कर ले। लेकिन गो अपने फादर और मॉम को क्लियर कर चुका था कि वो रुचि से प्यार करने लगा और वो उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करने वाला है। चाहे जो भी हो जाए और चाहे रोजी किसी भी दुनिया के कोने में हो वो उसे ढूंढ ही लेगा। दूसरी साइड हम लोग रोजी को देखते हैं जो कि अपने भाई का डेथ डे वाले दिन उसके कुछ रिचुअल्स कर रही थी। वहां पर उसके फादर भी आते हैं। जब उसका भाई 8 साल का था तो कार एक्सीडेंट में उसका डेथ हो गया था और रोजी उतने सालों से इस बारे में पता लगाने का कोशिश कर रही थी कि आखिरकार वो कौन इंसान है जो कि हिट एंड रन केस में यहाँ पर इस तरीके से उसके भाई को रोड पर मरने के लिए छोड़ करके जा चुका है। उसके डैड कहते हैं कि अब चाइना वापस जाने का समय आ गया है। आई थिंक कि तुम्हें वहाँ की कंपनी के ब्रांचेज अब अपने जा करके संभालने चाहिए। रोजी सोचती हाँ शायद अब वक्त आ गया है गु को सबक सिखाने का। उसने मेरे इमोशंस के साथ खेला था और अब टाइम आ गया है उसे बताने का कि वो कोई वीक गर्ल नहीं है और ना ही वो उसके पास पैसों के लिए थी। और अब तो उसके पास बेबी भी था लेकिन वो इस बेबी की सच्चाई उसे नहीं बताने का प्लान करती है। अगला सीन हम लोग यहाँ पर विन के घर का किसी के डेथ रिचुअल का देखते हैं जिसे कि रोजी वो अटेंड करने के लिए गई थी। उसे देख करके विन शॉक में आ जाती है और वो पहले की तरह उसको इंसल्ट करने का कोशिश करती है। लेकिन वो उसे डांटते हुए उसे उसकी औकात दिखा देती है और तभी उसका सामना होता है यहाँ पर गू से जो कि विन को बिल्कुल भाव नहीं दे रहा था और वो रोजी को देख करके शॉक्ड और खुश दोनों था। ये फाइनली वो यहाँ पर वापस आ गई है लेकिन रोजी उसे ऐसे बिहेव करती है जैसे कि उसे घंटा बराबर हुए कि कोई अब फर्क नहीं पड़ रहा है गो के लिए। उसकी सारी फीलिंग अब खत्म हो गई है। पार्टी में आए जब कुछ लोग रोजी को पहले वाले उसके सेक्रेटरी के पोजीशन को लेकर के इंसल्ट करने का कोशिश करते हैं तो रोजी उन्हें थोपी याद देती है और कहती है कि वो गो की सीक्रेट लवर अपनी मर्जी से बनी थी ना कि किसी मजबूरी की वजह से। वो जब सबको अपनी असली आइडेंटिटी बताती है ना कि रोजी कौन है तो फिर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कुछ बिजनेसमैन जो यहाँ पर रोजी से टक्कर लेना चाह रहे थे वो समझ जाते हैं कि वो तो उसके पैर की जुत्ती के भी बराबर नहीं है। जब वो वहां से बाहर निकलती है तो रोजी का भाई उसे रिसीव करने के लिए आता है और इतना ही नहीं, ये देखकर कि गुकी काफी जल रही थी वो उससे बात करने का कोशिश करता है बट उसे भाव नहीं देती। फिर जब वो अपने घर जाती है तो वहां पर वो उससे बात करने के लिए आ जाता है और वो उसे कहने लगता है कि तुम मुझसे बिना मिले ही क्यों चली गई। अब रोजी यहाँ पर कहती है मुझे नहीं लगता है कि मैं तुम्हारे ऑफिस में कोई काम करती हूँ जो मैं तुम्हें रिपोर्ट करने जाऊँ। वहां पर रोजी किसी और के साथ थी। ये देख करके वो सोचने लगते हैं कि क्या ये इसका नया बॉयफ्रेंड है और भी उसके साथ उसी तरीके का बिहेव भी कर रही होती है। लेकिन उसके जाते ही हमें पता चलता है कि एक्चुअल में वो रोजी का दूर का कजन ब्रदर था और वो जानबूझकर तो उसका इस्तेमाल कर रही थी गो को जेलस फील कराने के लिए।
अगले दिन गो और उसकी कंपनी के कुछ शेयर होल्डर्स यहाँ पर उस डिजाइनर विंजो के आने का इंतजार कर रहे थे। वो उन्हें 1 घंटे से इंतजार करा रही थी। तब वहां पर एंट्री लेती है रोजी। सब उसे देख करके शॉक्ड हो जाते हैं। वो लोग कहने लगते हैं कि क्या तुम मजाक कर रही हो, तुम सच में वही डिजाइनर विंजो हो जिसे कि हम इंतजार कर रहे इतने देर से। रोजी कहती है मुझे पता था कि तुम लोग इतने बड़े ढक्कन हो कि तुम लोग बिना आइडेंटिटी प्रूफ दिखाए तो मानने नहीं वाले हो। तो ये देखो मैं खुद को प्रूफ कर रही हूँ कि मैं ही एक्चुअल में वो डिजाइनर विंजो हूँ जिसको कि तुम लोग इतने सालों से ढूंढ रहे हो और आज 1 घंटे से इंतजार कर रहे हो। ये देखते ही सब शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन गू ऐसे नॉर्मल था जैसे कि उसे ये बात पहले से पता था, या फिर शायद उसे रोजी के टैलेंट के बारे में पता था, इसीलिए वो कुछ खास शौक नहीं हुआ। रोजी अपनी शर्तें रखती है। वो कहती है कि वो गू की कंपनी के साथ कुछ शर्तों के हिसाब से काम करेगी और उससे उसकी प्रॉफिट का 50% परसेंटेज चाहिए, और भी काफी सारी चीजें डिमांड कर रही थी। जिसे सुनते ही यहाँ पर बहुत सारे शेयर होल्डर्स इस बात को डिसएग्री कर जाते हैं, लेकिन गो कहता है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोजी को जो भी डिमांड्स है वो पूरा करने के लिए तैयार है। उसे ऐसा लगा था कि ऐसा करते हुए वो रोजी को इम्प्रेस कर देगा, लेकिन रोजी ये शो करती है कि गो चाहे कुछ भी कर ले, वो उसकी किसी भी हरकत से बिल्कुल इम्प्रेस नहीं होने वाली। फाइनली उनके बीच डील साइन हो जाता है। गो यहाँ पर पहले की तरह रोजी को पटाने का कोशिश कर रहा था, उसे किस करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन रोजी उसे कहती है कि तुम बोल रहे हो ना, तो अब मैं तुम्हारे सेक्रेटरी हूँ और ना ही तुम्हारे सीक्रेट लवर हो, तो मुझसे दूरी बना करके रखोगे तो बेहतर होगा। वो रोजी बार बार गो को उसका लेवल याद दिलाने का कोशिश कर रही थी। बस ऐसा लगता है कि गो के नजर में पहले वो गरीब हुआ करती थी, इसी वजह से गो से भाव नहीं देता था। फिर ऐसा करने के बाद वो अपने फ्रेंड के साथ वहां से निकल जाती है। उसकी फ्रेंड तो रोजी का पूरा बड़ाई कर रही थी कि यार तुमने तो बहुत ही सही किया, गो को अच्छा खासा सबक सिखाया तुमने। मैंने शेयर होल्डर्स का शक्ल देखा था, ये देखो वीडियोज में, उनका तो मुंह ही बन गया था जब उन्हें पता चला कि तुम ही वो सीक्रेट डिजाइनर हो। रोजी से कहती है अभी एक और इंसान से बदला लेना बाकी है, और वो जाओ जो कि विन का कजन ब्रदर है उसकी कंपनी में जाती है, जहाँ पर कि कुछ लड़कियां यहाँ पर उसके बारे में चुगली कर रही थी। फिर वो उनके पिक्चर्स ले करके वो ऑफिस के अंदर चली जाती है। अब यहाँ तक जाओ को ये नहीं पता चला था कि एक्चुअल में रोजी ने ही उसकी उस कंपनी को खरीदा है। अब इतने सालों में रोजी ने उसकी कंपनी को पूरी तरीके से डाउन कर दिया था। पिछली बार राव ने उससे बहुत बड़ा पंगा ले लिया था ना, और इसी वजह से रोजी इस बार उसकी तो पूरी कंपनी ही खरीद रही है। जब उसे ये चीज पता चलता है तो उसे काफी गुस्सा आता है, लेकिन फिलहाल उसने अपनी कंपनी का डील तो साइन कर दिया था रोजी को, तो उसे अपनी कंपनी बेचनी ही पड़ेगी। लेकिन इतना ही नहीं, रोजी ने उसके लिए सरप्राइज प्लान किया था। वो यहाँ पर राव के खिलाफ बहुत सारा सबूत लेकर के आई थी, जो कि वो कंपनी के फंड्स इधर उधर कर रहा होता है, और इस वजह से उसे जेल हो जाता है। पुलिस वहां से जाओ को पकड़ के लेकर के जा रही थी। जाओ से कह करके मैं जल्द ही बाहर आने वाला हूँ और फिर देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। इसके बाद रोजी यहाँ पर उन दोनों लड़कियों को बुलाती है। वो जानती थी कि वो लोग गॉसिप काफी अच्छा करती हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें काम से निकाल देने के लिए रोजी ने बुलाया, बट वैसे काम देती है कि जाओ को पुलिस पकड़ के ले जाने वाला वीडियो जितने ज्यादा ग्रुप्स में वो लोग शेयर करेंगे और जितने ज्यादा व्यूज आएंगे उतने ज्यादा पैसे उन्हें मिलने वाले हैं। तो वो दोनों लड़कियां तो एक नंबर की गप्पेबाज थी, और वो दोनों इस काम के लिए तैयार हो जाती हैं। अब ये काम तो हो गया। रोजी अपने फ्रेंड से कहती है कि अब अगला काम है अपने बेटे के लिए डैडी ढूंढना। इस वजह से मैं ब्लाइंड डेट्स पर जाने के लिए सोच रही हूँ। इसके लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग वॉपिंग भी करना चाहती हूँ। उसकी फ्रेंड सोच रही होती है कि लगता है कि ये सदमे से कुछ ज्यादा ही पागल हो गई है। उसका डैड गू है, वो उसके साथ नॉर्मल लोकल के रहने के बजाय उसके लिए नया डैडी ढूंढ रही है। दूसरी साइड हम लोग वो को देखते हैं जो रोजी के बारे में पता लगा रहा था, तो उसे पता चलता है कि रोजी का एक बेटा भी है। अब उसे डाउट होने लगता है कि कहीं वो उसी का तो बेटा नहीं है जिसके बारे में कि रोजी ने कहा था कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, और वो इस चीजों को इन्वेस्टिगेट करना चाहता था। इस वजह से रोजी जान जिस पार्टी में गई हुई थी वो वहां पर उसे ढूंढते हुए जाता है। रोजी यहाँ पर खुद ही अकेले काफी थी सब कुछ हैंडल करने के लिए। गोद से बात करने के लिए जाता है, वो लेडीज वॉशरूम में चले जाता है। रोजी कहती है ये आदत तुमने कब से पकड़ ली, लेडीज वॉशरूम में आने वाली। रोजी से वो उस बेबी के बारे में पूछता है, तो रोजी कहती है हाँ बच्चा है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है, कहीं तुम्हें डाउट है क्या कि वो तुम्हारा है? मैं गलतफहमी तुम्हारी पूरी कर देती हूँ, वो तुम्हारा बेबी नहीं है, एक्चुअली वो किसी और का बेबी है, और किसका है वो तुम्हें कुछ देर में पता चलने वाला है। ऐसा करने के बाद वो उसे वहां से जाने के लिए कहती है और खुद उस ऑक्शन पार्टी के लिए निकल जाती है। अब रोजी का ये बदला हुआ बिहेवियर देख कर के गू तो काफी ज्यादा शॉक में था।
वो भी उसके पीछे-पीछे उस ऑक्शन पार्टी में ज़्यादा है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि वेन भी वो ऑक्शन पार्टी अटेंड करने के लिए आई हुई थी, वो जानबूझकर रोजी के सामने गू से अभी भी इतना ज़्यादा क्लोज़ है, वो शो ऑफ कर रही थी और वो यहाँ पर गू को कुछ चीज़ें खरीदने के लिए बोलती है। वहाँ ऑक्शन में एक बड़े से डायमंड को निकाला जाता है, जिसे लेने के लिए रोजी का मन तो नहीं था, लेकिन सिर्फ वेन को नीचे दिखाने के लिए वो उसे काफ़ी महँगे दामों में खरीदना चाहती थी। तभी वहाँ पर रोजी के पास एक बंदा आता है और वो रोजी के काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ दिखा रहा था और वो दोनों ऐसे दिखा रहे थे जैसे कि दोनों सच में काफ़ी ज़्यादा रियल वाले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है और ये देख कर के वो को जेलस होने लगता है। वो ये सोचने लगता है कि रोजी के लाइफ में ये कौन-सा लड़का आ गया और ड्रामा का पार्ट 2 हमारा यहाँ पर कंप्लीट कर दिया जाता है। कहानी अच्छी लगी हो तो इस ड्रामा के पार्ट 3 में ज़रूर ही आना।